हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी। और एनसीईआरटी की सीरीज में जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, ज्योग्राफी के क्लास 7 की चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि अर्थ जो है किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, इनसाइड द अर्थ बात किए थे कि इनसाइड द अर्थ में क्या, लास्ट चैप्टर में जब हम बात किए थे तो किस तरीके से लावा वगैरह जो है वो निकलता था, उसके बारे में बात किए थे। और किस तरीके से जो सॉइल फॉर्मेशन है या फिर जो अलग अलग रॉक्स वगैरह बनते थे, उन चीजों के बारे में बात किए थे। अब जो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ये रॉक्स वगैरह बनते हैं उनके कारण जो रॉक्स वगैरह कैसे निकलते हैं या फिर किस तरीके से निकलते हैं, किस तरीके से ये टूटते हैं, किस तरीके से बनते हैं, इनके बारे में सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कौन सी वाली पार्ट होती है, जो ये अर्थ है। मैं अगर ये अर्थ ड्रॉ करूं तो अर्थ की जो ऊपर वाली परत होती है, लेयर होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो लेयर होती है लगभग लगभग 35 किलोमीटर तक की। ठीक है, 35 तो नहीं, वैसे भी आगे तक और बढ़ती है, लेकिन ऊपर की जो 35 किलोमीटर तक की वर्ग की होती है, तो वो हमारी, तो 35 किलोमीटर तक, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लिथोस्फीयर कहलाती है। ठीक है, अब ये लिथोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो लिथोस्फीयर जो है वो अलग अलग हिस्सों में जो है टूटे हुए हैं। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है, ये अंदर की तरफ, अगर मैं इसको ठीक से दिखाऊं तो ये अंदर की तरफ कटे हुए हैं, इस तरह से कट लगा हुआ है अंदर की तरफ। ठीक है, ये जो है अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। तो इनको जो कहते हैं वो हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लेट्स जो है बने हुए। ठीक है, तो ये प्लेट्स जो है बने हुए हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, इन जो प्लेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है कहते हैं। ठीक है, आपको ये सोचकर बिल्कुल सरप्राइज लगेगा कि जो ये प्लेट्स है कहीं ना कहीं मूव करती है। किस तरीके से, ये प्लेट्स इधर मूव करती है, ये प्लेट्स इधर मूव करती है, कोई प्लेट्स इस तरफ मूव करता है, कोई प्लेट उस तरफ मूव करता है। तो इस तरीके से प्लेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जहां टूटे हुए हिस्से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेट्स हो गया। ठीक है, ये प्लेट टूटा हुआ है तो ये क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा, और दूसरी प्लेट क्या होगी, इस तरीके से है तो ये क्या होगी, ये प्लेट इस तरीके से मूव करेगा। मूव करने के कारण से इनके बीच में क्या होती है, बहुत ज्यादा हलचल होती है। ठीक है, या तो ये मूव करेंगे या दोनों को एक दूसरे के रिपल भी करेंगे, एक दूसरे से दूर भी जाएंगे। तो ये प्लेट्स क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, अराउंडली क्या करते हैं, बहुत स्लोली, यानी कि सेंटीमीटर के आकार पे जो है, कि भाई दो दो साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ लिया, एक साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ लिया, तो इस तरह से जो है बहुत स्लोली मूव करते रहते हैं। क्योंकि अर्थ हमारा क्या करता है, रोटेट करता रहता है। अर्थ के रोटेट करने के साथ साथ ये भी हमारे जो अंदर की तरफ लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स वगैरह होती है, वो भी क्या होती है, धीरे धीरे क्या करती है, मूव करती रहती है। ठीक है, और फ्यू मिलीमीटर तक हर साल अगर देखा जाए, कोई कोई तो थोड़ा स्पीड भी होती है, कोई कोई जो होती है मिलीमीटर तक जो है आप देख सकते हैं बढ़ते हैं। जैसे कि आप अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लू एवरेस्ट का, एवरेस्ट की अगर हाइट की बात करें तो हर साल जो है, हर साल कभी कभी 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ जाता है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो प्लेट्स वगैरह है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हैं, और प्लेट्स वगैरह के कारण से, इन्हीं प्लेट्स से ही क्या बना हुआ है, आपके जो बड़े बड़े माउंटेन्स है वो सारे बने हुए हैं। उसके बारे में हम आगे जब हायर क्लासेस में देखेंगे तो वहां पे मैं अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है ये कहीं ना कहीं किसके वजह से होती है, मॉल्टेन मैग्मा की वजह से होती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हर जगह क्या होती है, मॉल्टेन मैग्मा जो है इस तरीके से फैला होता है। ये प्लेट्स है तो ये मैग्मा जो है इस तरीके से नीचे होती है, और इन मैग्मा के ऊपर क्या होती है, ये जो लिथोस्फीयर की प्लेट है वो कहीं ना कहीं तैरती रहती है। ठीक है, अब जो मोल्टेन मैग्मा है वो कहाँ मिलता है, हमें अर्थ के अंदर मिलता है, और ये सर्कुलर मैनर में मिलता है। सर्कुलर मैनर मतलब जैसे ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मैग्मा निकलने का रास्ता होगा, ये वाला एक प्लेट हो गया तो इसके बीच में जो है कि मैग्मा निकलने का रास्ता होगा। तो ये सर्कुलर फॉर्म में जो है आपका बना हुआ है। क्योंकि क्योंकि अर्थ की जो सरफेस है वो पूरी तरीके से क्या है, सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में जो है मैग्मा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो ये मूवमेंट होती है, ये जो प्लेट्स की, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, जो ये सरफेस होती है, अर्थ की सरफेस होती है, उनको भी चेंज करती है। यानी कि ये प्लेट्स की चेंज होने के कारण से हमारी जो पृथ्वी की जो शेप है, यानी कि जिस तरीके से बना हुआ है वर्ल्ड मैप जो वगैरह बने हुए हैं, उनमें भी क्या होती है, चेंजेस होती है। कोई चीजें दूर होती है, कोई चीजें जो है पास में आती है। ठीक है, इन्हीं सभी प्लेट्स के वजह से होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये अर्थ मानूं। ठीक है, कर लेते हैं।
ये सपोज कीजिए अर्थ है, तो इसमें जो है आपके इस तरीके से वर्ल्ड मैप बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होती है कि इनके बीच में कुछ गैप्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, जैसे ये अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और वो आपका यूरोप हो गया, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर आते हैं। या फिर ये जैसे आपका इंडिया बना है, इंडिया क्या हुआ है, ये इंडिया की अगर पार्ट है, तो इंडिया जो है यहाँ से यहाँ तक मूव किया, वो कैसे मूव किया है, अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो इसको पढ़ोगे, ये मूव कैसे किया है, ये मूव किया है भैया आपके टेक्टोनिक के प्लेट्स के वजह से, ठीक है। इन जो प्लेट्स है, प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ही ये क्या हुआ है, अर्थ जो हमारे इंडिया है, कहीं ना कहीं एक हिमालय का निर्माण जो है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि ये प्लेट जब जाके यूरेशियन प्लेट से टकराए, यानी कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जब टकराए हैं, तो कहीं ना कहीं हिमालय का जो है फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो हिमालयन पर्वत है वो कहीं ना कहीं अभी तक यंग पर्वत जो है वो भी कहा जाता है, यंग माउंटेन के रूप में जो है जाना जाता है, क्योंकि अभी नॉर्मली ज्यादा साल नहीं हुए, लगभग लगभग 60 लाख साल जो है ज्यादातर हुए हैं, जिसके कारण से जो है हिमालय हमारा बना है। तो ये किन कारण से होता है, ये होती है मूवमेंट के कारण से। और मूवमेंट के कारण से कैसे, कि भाई कहीं पे धरती जो है, जमीन जो है वो अंदर की तरफ जाती है, और कहीं पे आप देखोगे धरती के अंदर से लावा जो है बाहर की तरफ आती है। जब आप देखोगे बड़े बड़े जो समंदर के अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे सारे डेप्थ के बहुत ज्यादा गड्ढे होते हैं, वो गड्ढों से क्या होती है, धरती जो है कहीं ना कहीं टूट टूट के अंदर की तरफ जाती है। और वहीं अगर बात की जाए तो कहीं और पे, जैसे आप रिंग ऑफ द फायर देखोगे तो उस पे सबसे ज्यादा जो है माउंट, जो आपके वॉल्केनिक माउंटेन है, माउंटेन फूजी वगैरह हो गए, इस तरीके की जो माउंटेन है वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो है उनमें से लावा जो है निकलती है। तो यही चीज होता है कि ये जो मोल्टेन लावा होती है, कहीं हमारी अर्थ की जो है चेंज करने में ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है। कहीं पे अर्थ जो है बनता है, यानी कि जो आपका लिथोस्फीयर का पार्ट है वो बनता है, और कहीं पे लिथोस्फीयर का पार्ट जो है वो टूटता है। आप देखते हो कभी जमीन धंसती है तो कभी जमीन जो है कहीं ना कहीं ये बाहर निकलती है, जैसे कि आपके मैग्मा के रूप। जो अर्थ की ये मूवमेंट होती है, ये डिवाइड होती है किस वजह से, इनके फोर्स के वजह से। इनमें अलग अलग फोर्स लगती है, कौन सी फोर्स लगती है अभी हम बात करेंगे आगे। ये जो फोर्स है ये किस तरफ लगती है, आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी लगती है, और एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ लगती है। यानी कि अर्थ के अंदर जो फोर्स लगती है उसको तो हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके कौन से फोर्स हो गए, आपके अर्थक्वेक हो गए, ये सब अंदर से लगती है तो एंडोजेनिक फोर्स। लेकिन अर्थ के बाहर भी तो कोई फोर्स लगती है, किस तरीके की फोर्स, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पहाड़ खड़ा है, और पहाड़ों पे बार बार एयर लग रही है, वाटर के पार्टिकल्स लग रहे हैं, सनलाइट पड़ रही है, तो इसको काट काट के क्या क्या कर दिया, अब इतना सा रह गया, पहले ये इतना बड़ा था अब इसको काट काट के ये इतना कर दिया, या फिर ये बीच की जगह को उड़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके के जो फोर्स लगते हैं ये क्या कहलाते हैं, एक्सोजेनिक जो है फोर्स कहलाता है, एक्सोजेनिक फोर्स जो है कहते हैं। यानी कि जो भी अर्थ के ऊपर, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स लगते हैं उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो अर्थ के अंदर इंटीरियर के अंदर फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अर्थ के मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी मूवमेंट होते हैं यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले अर्थ के मूवमेंट में जैसे कि हमने पढ़ा कि एंडोजेनिक फोर्स होता है, एंडोजेनिक का मतलब है जो अंदरूनी फोर्स, अर्थ के अंदर से जो फोर्स लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं बाहर की तरफ अर्थ की सरफेस पे, तो वो कौन सी होती है, एक्सोजेनिक जो है फोर्स लगती है। ठीक है, अगर मैं एंडोजेनिक फोर्स की बात करूं तो ये सडन फोर्स होती है, एकदम से लगने वाली फोर्स होती है, और डायस्ट्रोपिक फोर्स होती है। डायस्ट्रोपिक फोर्स के बारे में भी थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है, और जो एक्सोजेनिक फोर्स होती है वो कहीं ना कहीं इरोजनल होती है या डिपोजिशनल होती है। इनके बारे में जरा यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखो सडन फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स जो एकदम से अचानक से होने वाली, यानी कि सडनली होने वाली, जैसे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कोई टाइम पे थोड़ी ना आती है कि भाई मैं इस टाइम पे आने वाला हूँ या इस टाइम पे जो है मैं तबाही मचाने वाला हूँ। तो भाई अर्थक्वेक जो आता है वो कहीं ना कहीं कब आता है, आपके
एकदम से आता है, सडन फोर्स होती है और सडन फोर्स आके कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा तबाही जो है मचा देता है। ठीक है, अर्थक्वेक हो गया या फिर वॉल्केनो वगैरह हो गया, ये सब कैसे फोर्स है आपके, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सब आपके स्लाइड्स आपके कैसे फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स है, यानी कि अंदरूनी फोर्स है। कैसे फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं एक्सोजेनिक फोर्स की, तो एक्सोजेनिक फोर्स क्या है, अंदरूनी बाहर की तरफ की फोर्स है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स में हमने दो चीज देखेंगे, एक अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये आपके एंडोजेनिक है, प्लस आपके सडन फोर्स है, मतलब एकदम से होने वाली फोर्स है, यानी कि आया और हिला के सब कुछ चला गया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी अगर बात करें, डायस्ट्रोफिक फोर्स। डायस्ट्रोफिक फोर्स किसे कहते हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्स का मतलब है कि भाई दो प्लेटें, जैसे कि मैंने ऊपर बात की प्लेटों के बारे में, तो वो प्लेटें क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। ये प्लेट क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो एक प्लेट क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा और एक प्लेट क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करूं तो ये वाली प्लेट मान लीजिए, सपोज कीजिए ये वाली प्लेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से मूव करेगा, और जो ये वाली जो दूसरी फोर्स प्लेट है वो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ जो है मूव करेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से ये अंदर की तरफ जो है मूव करेगा। ठीक है, अगर मैं 3D में दिखाऊं तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये जो है फोर्स की तरह नीचे की तरफ जो है जाएगा, जिनके कारण से यहाँ पे जो मलबा वगैरह होगा या फिर कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी, धीरे धीरे ऊपर उठना जो है स्टार्ट करेगा और माउंटेन का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए कि इस तरीके से, इस तरीके से कोई जगह है। ठीक है, अब मैं यहां से अगर मैं फोर्स दूंगा और इधर से फोर्स दूंगा तो ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पे चीजें होंगी क्या होगी, ये भी अंदर दबेगी, मतलब ये इस तरफ से अंदर जाएगा और ये इस तरफ से जो है अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, और जो इनमें जो भी डेब्रिस वगैरह होगी वो डेब्रिस क्या होगा, ऊपर की तरफ जो है उठना स्टार्ट करेगा, ऊपर की तरफ जो है उठना स्टार्ट करेगा, और ये ऊपर की तरफ उठ के क्या करेंगे, अपना माउंटेन जो है फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से एक जो है पहाड़ का फॉर्मेशन जो है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है डायस्ट्रोपिक प्रोसेस होती है, जिसमें बिल्डिंग माउंटेन का काम जो है किया जाता है, यानी कि माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर बात करें इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्स की, तो इरोजनल और डिपोजिशनल जो है वो आपके एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं, यानी कि जो बाहर से लगते हैं। और बाहर से कैसे लगते हैं, जैसे नदी वगैरह जा रही है, ठीक है, यहाँ नदियां मान लीजिए इस तरीके से नदियां जो है फ्लो कर रही है। ठीक है, अब नदियां फ्लो कर रही है और नदी के बीच में नीचे में एक पत्थर क्या है, बड़ा सा पत्थर जो है घूम रहा है, इस तरीके से बड़ा सा पत्थर जो है घूम रहा है। तो ये बड़ा सा पत्थर जब आगे बढ़ेगा तो ये जमीन से टकराएगा, और जमीन से टकराएगा तो ये टूटने का काम जो है करेगा, और टूट के बिल्कुल आगे जाके कैसा हो जाएगा, पूरा महीन कण जैसा हो जाएगा, यानी छोटे छोटे कण जैसे हो जाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो है बन जाएंगे। और ये स्मॉल पार्टिकल कहीं ना कहीं आगे जाके डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगे। डेल्टा, सॉरी डेल्टा लिखना था, डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर डेल्टा के साथ साथ जो रिवर में ऑक्सबो लेक्स वगैरह होती है, या फिर जो मूवमेंट होती है, जो नदियों की मूवमेंट होती है, उन मूवमेंट में जो है वो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जैसे मिट्टी इकट्ठा हो जाएगा भैया, यहाँ पे जो है नदियों की मूवमेंट जो है चेंज हो जाएगी, यानी कि जो नदियां अपनी कोर्स वगैरह चेंज करती है वो इन्हीं के वजह से ही करती है। ठीक है, जो बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पेबल्स वगैरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं जब बहते हैं तो वो इरोजनल के वजह से, यानी कि रिवर के वजह से क्या होते हैं, इरोजनल होते हैं। इरोजनल होने के बाद जाके वो दूसरे जगह क्या होते हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से इरोजनल प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इरोजनल हो के वो दूसरे जगह क्या हुआ, डिपोजिशनल हुआ, और यही होता है आपके एक्सोजेनिक फोर्स। इसी तरीके से विंड भी करता है। मान लीजिए कोई एक पहाड़ खड़ा है और पहाड़ के बीच में क्या हो गया, बार बार विंड का फोर्स जो है लगातार लगते जा रहा है, और इसमें वाटर भी लग रहा है, रेन भी तो हो रही है, रेन वगैरह भी हो रहा है। रेन वगैरह होने के कारण से वाटर वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं पानी भी इनके ऊपर गिर रहा है, और जब पानी, बरसात, धूप, ये सारी चीजें एक साथ लगती है तो कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचता है। और मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा क्या हो जाए, होल हो जाए, कि ऊपर ऊपर का हिस्सा रह जाए और नीचे नीचे का हिस्सा जो है गायब हो जाता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलता है। वहीं पे सी वेव्स वगैरह, जैसे कि
आपने सी वेव्स देखे होंगे तो समुद्र की लहरें बहुत तेजी तेजी से जो है आती है, और समुद्र की लहरें जब बड़ी तेजी से आती है और यहाँ पे सपोज कीजिए एक कोई पहाड़ का टुकड़ा है या पहाड़ है, कोई इस तरह से पत्थर का पहाड़ है और वो रखा हुआ है, तो इसके ऊपर टकराएगी और इसको छेद करना स्टार्ट करेगी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज्यादा इन पे मार पड़ता है कि ये क्या हो जाते हैं, एक होल टाइप का बन जाता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और बाद में ये कहीं ना कहीं कोलैप्स भी हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी वेव्स कहते हैं। वहीं बात करें ग्लेशियर की, ग्लेशियर क्या होता है, जैसे ऊपर में आपके बहुत सारे पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के ऊपर क्या होते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं जमा होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है आपके बर्फ जो है जमे होते हैं। और कभी क्या होता है, जब ये बर्फ क्या होता है फिसलना स्टार्ट करते हैं तो एकदम से लैंडस्लाइड वगैरह जैसे है चीजें लेके आते हैं, और ग्लेशियर जो है लैंडस्लाइड जब होती है तो बहुत सारी अपने साथ डेब्रिस वगैरह जो है लेके आ जाते हैं। ठीक है, इनको धीरे धीरे जैसे जैसे हायर क्लासेस में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और अच्छी तरीके से हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एंडोजेनिक की। इससे पहले जरा यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, इसको एक्टिविटीज को देख लेते हैं। टेक ए स्मॉल कलर पेपर प्लेट एंड पुट इन बेकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। वाटर में एक कलर लीजिए, आप उसको क्या कीजिए, पेपर प्लेट को वहां पे डुबा दीजिए जो कि आधे पानी से भरा हुआ है। ठीक है, उसको फिर ट्राइपॉड स्टैंड, ये आपके ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड पे रखिए और उसको गर्म कीजिए। गर्म करने पे जो वाटर क्या होगा, उबलेगा। ठीक है, वाटर क्या होगा, उबलेगा। तो ये आप ऑब्जर्व करोगे जो पेपर प्लेट है वो कहीं ना कहीं मूव करता है अपवर्ड की तरफ, क्योंकि जो पानी है, पानी अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ बना देता हूँ, ठीक है, और ये आपका पानी है, ठीक है, ये आपका पानी है, और जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे हीट करने से क्या होगा, हीट करने से ये पानी का जो उबाल है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे अगर रेड कलर का फिलेट होगी वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब कुछ इस तरीके से खोलना स्टार्ट होगा। ये इस तरीके से ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, और बीच में आपको दिखता जाएगा कि उबाल हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप पानी उबालते हो, घर में पानी उबालते हो, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। तो आप ऑब्जर्व करते हो जो पेपर पिलेट है वो कहीं ना कहीं मूविंग कर रहा है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, जहां पे वार्म लेयर ऑफ वाटर की जो है बनती जा रही है, और फिर वो क्या हो रहा है, इस तरीके से ऊपर उठ के फिर नीचे की तरफ जो है डूब भी रहा है दूसरी तरफ। ठीक है, एक तरफ से निकलता है उस दूसरी तरफ से मतलब नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और यही इसी तरीके के प्रोसेस कहीं ना कहीं हमारे कहाँ पे होता है, इनसाइड द अर्थ होता है। यहां से क्या होता है, एक तरफ क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक तरफ यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, उबाल होगा, और उबालने के साथ साथ इस तरीके से जो है आपके मैग्मा जो है रोटेट करेंगे, इस तरीके से मैग्मा जो है रोटेट करते हैं, और जहां पे इनको चीज जगह मिल गई वो वहां से क्या होगा, मैग्मा के रूप में आपके बाहर भी निकल जाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज होती है तो वो बाहर भी निकल जाती है। इस तरीके से अंदर क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं। इस तरीके से रोटेट जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ, आपके जमीन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिथोस्फीयर प्लेट की बात करते हैं। जो अर्थ क्रस्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लार्ज होते हैं, स्मॉल होते हैं, और छोटे इरेगुलर टाइप के शेप के प्लेट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के मैंने प्लेट्स बताए ना, इस तरीके के प्लेट्स वगैरह छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, इस तरीके के, और उस पे पूरी कॉन्टिनेंट और सी फ्लोर कहीं ना कहीं कैरी करते हैं, यानी कि जो हमारी पूरी जमीन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैरी होती रहती है। आगे अगर बात करें एंडोजेनिक फोर्स की, एंडोजेनिक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस क्या करती है, एंडोजेनिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है, आपके सडन मूवमेंट के कारण जो है होती है, या फिर दूसरे टाइम प्रोड्यूसिंग स्लो मूवमेंट होते हैं। स्लो मूवमेंट में आपके कौन से होते हैं, डायस्ट्रोपिक फोर्स। डायस्ट्रोपिक जो होती है वो स्लो मूवमेंट होती है। ठीक है, और जबकि सडन फोर्स में आपका क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है। ठीक है, ये सारी आती है। ठीक है, डायस्ट्रोपिक में जबकि आपके बिल्डिंग माउंटेन जो है, बिल्डिंग माउंटेन का बनना जो है वो डायस्ट्रोपिक में आता है, और सडन में अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड वगैरह आते हैं। ठीक है, जो सडन मूवमेंट होती है जैसे कि आपके अर्थक्वेक हो गए या वोल्केनो हो गए, उसमें काफी ज्यादा, क्योंकि एकदम से आती है तो मास डिस्ट्रक्शन करती है, यानी मास मतलब काफी ज्यादा बड़े एरिया को भी और काफी ज्यादा लोगों को भी इम्पैक्ट करने का ये काम करती है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जब सरफेस पे आती है तब कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करती है। वहीं अगर बात करें वॉल्केनो की, तो वॉल्केनो में जिस तरीके के मैंने बताया कि वॉल्केनो यहाँ से क्या होता है, निकलता है। ठीक है, ये वॉल्केनो जब निकलता है तो ये वॉल्केनो
अपने साथ साथ अलग अलग डायरेक्शन में भी निकलता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, जो वॉल्केनिक एरिया होता है। तो जो वॉल्केनो जहां से निकलता है, जो ओपनिंग पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट होगी, ये आपका कैसा होगा, वेंट वाला पार्ट होगा, जो कि अर्थ क्रस्ट से आपके जो मोल्टन पार्ट होती है, जहां पे मोल्टन एरिया होती है, उससे कनेक्ट होती है, और ये सडनली कहीं ना कहीं इरप्ट होती है, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड द अर्थ, ठीक है। वहीं मैं बात करूं एक्सो की, तो मतलब आउटसाइड द अर्थ। और जब इसमें जेनिक लग जाए तो एंडो में इनसाइड और ओरिजिन, जो अंदर से ओरिजिन वाली चीज होती है उसको हम लोग एंडोजेनिक कहते हैं, जो बाहर की तरफ ओरिजिन होते हैं उसको एक्सोजेनिक चीजें कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उसी तरीके से जब हम इस तरीके के जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे डायग्राम में आप अगर ज्योग्राफी ऑप्शन ले रखे हैं तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसका डायग्राम जो है आप बना सकते हैं। छोटे मोटे डायग्राम तो आप बना ही सकते हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शन की क्लास जो है वो भी मैं जल्द से जल्द जो है वो स्टार्ट करूंगा। ज्योग्राफी ऑप्शन की जो लेक्चर है, पूरी कंप्लीट लेक्चर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। चलिए, जब हम लिथोस्फीयर प्लेट की मूवमेंट की बात करते हैं तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ में सबसे पहले क्या करता है, वाइब्रेट करता है। यानी कि जब प्लेट क्या होती है, प्लेट जब मूवमेंट होती है तो ये प्लेट जब एक दूसरे से टकराती है तो कहीं ना कहीं अर्थ जो है वाइब्रेट भी करती है, और इसी के कारण तो हमें क्या लगता है, अर्थक्वेक जो है वो कहीं ना कहीं दिखता है, महसूस होता है। जो वाइब्रेशन होता है, अब वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन जो होता है वो रियर एंड फोर्थ की मूवमेंट होती है, मतलब रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जो है उसमें लगा रहता है, ठीक है। जैसे कि ये अर्थ में कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज प्रोड्यूस हुआ, तो वो एयर के पार्टिकल या भी जो भी मीडियम होगा उसमें क्या करेगा, एक तरफ आगे की तरफ धकेलेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल को आगे की तरफ धकेलेगा और खुद उस पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपके वाइब्रेशन जो है होना स्टार्ट होगा, और तभी जाके इनकी जो इफेक्ट है वो दूसरे जगह पे पहुंचेगी, वो धीरे 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 जो है पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं अर्थ में क्या होता है, सबसे पहले वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने के बाद आप ऐसे समझिए कि एक लड़कों की कतार खड़ी है, ठीक है। अगर आप एक पीछे से एक लड़के को धक्का देंगे तो पीछे वाला लड़का गिरेगा या आगे वाला लड़का गिरेगा, तो भाई ये इसके ऊपर गिरेगा, ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, ये पोजीशन पे आ जाएगा, ये इसके ऊपर गिरेगा और ये पोजीशन पे आ जाएगा। जबकि गिरेगा कौन, आगे वाला जो लड़का है वो कहीं ना कहीं गिरेगा। तो यानी कि ये जो वाइब्रेशन है वो भी इसी तरीके से ही ट्राइवल होता है, ठीक है, चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ। ये जो वाइब्रेशन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है, भूकंप कहते हैं। ये जो प्लेस है अर्थ की क्रस्ट की, जहां पे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि ये हमारी मान लीजिए अर्थ है, अर्थ में इस जगह पे कहीं ना कहीं प्लेटें जो है टकराई, और प्लेटें जैसी टकराई तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटें टकराती कैसे, जैसे ये सपोज कीजिए इस तरीके से ये प्लेटें मूव कर रही है और अचानक से ये प्लेटें जो है यहाँ से टकराई और टकराने के बाद यहाँ से साइड हो गई, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक वाइब्रेशन जो है होगा, और ये वाइब्रेशन सीधा कहाँ पे आएगा, आपके अर्थ के सरफेस पे, यानी कि क्रस्ट के सरफेस पे आएगा, ठीक है। और क्रस्ट के सरफेस पे आएगा तो हो सकता है कि ये भैया वॉल्केनो भी लेके आए, ठीक है, वॉल्केनिक एरिया होगा तो वॉल्केनो लेके आएगा, वॉल्केनिक एरिया नहीं है तो भूकंप वगैरह जो है, अर्थक्वेक वगैरह जो है लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे अर्थ क्रस्ट जो है मूवमेंट स्टार्ट करती है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यही जगह हमारा क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ पे दो प्लेटें जो है सडनली टकराई है, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और इसके जो सरफेस, यानी कि जिस सरफेस पे पहुंचा, इस जगह पे पहुंचा है, ये तो इनसाइड द अर्थ है, ये वाला पार्ट क्या है, आपके इनसाइड द अर्थ है, ठीक है, और ये इनसाइड द अर्थ है और ये आउटसाइड द अर्थ है। तो इनसाइड द अर्थ से आपके हुआ जब, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपके फोकस रीजन कहेंगे। लेकिन जब वो पहुंचा कहाँ पे, आपके सरफेस पे, तो वो आउटसाइड दी अर्थ कहेंगे। तो जब सरफेस के अबव पहुंच चुका है तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एपी सेंटर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर खतरा कहीं पे भी होगा तो वो इसी पॉइंट पे होगा, और इसके बाद वो वेव की तरह जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, वेव की तरह, इस तरीके के वेव। वेव देखते हो ना, जैसे पानी में एक पत्थर अगर मारोगे तो ये पानी में चारों तरफ क्या बन जाएगी, वेव्स बन जाएगी। तो इसी तरीके से वेव जो है कहीं ना कहीं आपके अर्थक्वेक में भी बनता है, ठीक है। इस तरीके से जो है वेव्स बनना स्टार्ट हुआ, ये देख सकते हैं, ठीक है। एपी सेंटर ये रहा, और एपी सेंटर के चारों ओर जो है मूवमेंट हो रही है, सेस्मिक वेव जो है रेडिएट करती है। और रेडिएशन भी किस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ये रेडिएट करती है, फैलती है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में ये जो है फैलती हुई नजर आती है। चलिए
आगे बात करते हैं, जो प्लेस है सरफेस अबव द फोकस, यानी कि फोकस के ऊपर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिसेंटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे वाइब्रेशन क्या होता है, आउटवर्ड होता है, कहाँ से, आपके एपिसेंटर से बाहर की तरफ, यानी कि एपिसेंटर पे पहुंचा फिर वो दूसरी जगह पे जो है फैलना स्टार्ट होगा। जितनी रेंज तक ये फैल पाएगा उतनी रेंज तक जो है वहां पे तबाही जो है लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ग्रेटेस्ट डैमेज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा अगर डैमेज अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो कहाँ देखने को मिलता है, आपके एपिसेंटर में देखने को मिलता है। और जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की वो डिक्रीज होती है, जैसे जैसे अर्थक्वेक की रेडिएट कहीं ना कहीं दूर होती होती जाएगी, तो वो अर्थ की रेडिएट जैसे जैसे दूर होती जाएगी वो कहीं ना कहीं क्या होती जाएगा, आपका डिक्रीज होता जाएगा। क्या, आपके एपिसेंटर की जो डैमेज वगैरह है, एपिसेंटर से जो डैमेज होने वाले हैं वो भी कम होते होते जाएंगे। यहीं पे अगर हम बात करें तो टेक ए कंटेनर फिल विथ वाटर एंड क्लोज विथ लिड, यानी ढक्कन बंद कर दीजिए और उसमें पानी को उबलने दीजिए। अब क्या होगा, कुछ मटर के दाने जो है उसमें डालिए, स्पून और एक बीट्स वगैरह ऑन टॉप ऑफ द लिड लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, जब आप बॉईल करेंगे तो लीड क्या होगा, धीरे धीरे हिलना स्टार्ट होगा, इस तरीके से हिलना जो है तेजी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप जब देखेंगे कि लीड क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और जो बीट रोल्स था वो कहीं ना कहीं डाउन होते जा रहे हैं, और स्पून जो है वो भी वाइब्रेट कर रहा है, अपने चारों तरफ जो है साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो जिसके कारण से हमें अर्थक्वेक जो है इसी तरीके के महसूस हो। आगे बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे अगर अर्थक्वेक की वेव्स की बात करें तो वेव्स जो है वो आपके तीन तरह के यहाँ पे वेव्स बताए गए। कौन कौन से तीन तरह के, एक पी वेव्स जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, दूसरा है एस वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, एल वेव्स या फिर सरफेस वेव जिसको हम लोग कहते हैं। इनके बारे में हम क्लास 11th में और अच्छी तरीके से जो है कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हालांकि अर्थक्वेक जो है उसको प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट वगैरह है उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम पहले से प्रिपेयर हैं। जैसे कि कुछ कॉमन प्रेडिक्शन हम लोग देख सकते हैं, जैसे लोकली पीपल क्या कहते थे कि भाई एनिमल की अगर बिहेवियर को आपने स्टडी कर लिया तो आप अर्थक्वेक के बारे में जो है जान जाएंगे, क्योंकि जो एनिमल है उनकी जो हर्ड्स वगैरह होती है, यानी कि सुनने की क्षमता होती है अर्थक्वेक में, उसके वजह से वो जो है वो एनिमल की बिहेवियर जो है अलग हो जाती है। क्योंकि जो इंसानों की सुनने के साउंड की जो अ, अ, आपके क्या कहते हैं उसको, जो आपके एनिमल के साउंड हर्ट्ज वगैरह जो होते हैं उनके कारण से, यानी कि जो हम कहते हैं कि जो सुनने की क्षमता जो इंसानों में होती है वो कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से आपके 20 हर्ट्ज से आपके 20,000 यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, वही कुछ एनिमल के जो है 25,000 हर्ट्ज तक होती है, किसी की 5 किलो हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज से होती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो एनिमल्स जिनके हर्ट्ज वगैरह जो है वो कम या ज्यादा होते हैं, उनकी सुनने की क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो, और जिसके वजह से हमें जो है यहाँ पे इनकी बिहेवियर से पता लग जाता है। जैसे फिश वगैरह होती है वो कहीं ना कहीं एजिटेट होने एक साथ होने लगते हैं, स्नेक वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आना स्टार्ट करते हैं, तो जिसके कारण से हमें पता लग जाता है यहाँ पे कुछ जो है गड़बड़ होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, जब एक मैसिव अर्थक्वेक कहीं ना कहीं आया था, कब, आपके 6.9 रिक्टर स्केल का, कहाँ पे, भुज में आया था 26 जनवरी 2001 के टाइम पे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने तो इस चीज को फील भी किया होगा। ठीक है, और बहुत सारे अभी तो नए होंगे, इनको पता नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक जो है कहीं ना कहीं हिट किया था भुज में, और यहाँ पे काफी ज्यादा जो है यहाँ पे नुकसान जो है किया था। आप इस चीज को, आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अर्थक्वेक जो मेजर किया जाता है किसके द्वारा, मशीन के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी के द्वारा हम क्या करते हैं, अर्थ की मेजरमेंट जो है करते हैं, अर्थ जो है कितने स्पीड से आया था, कितनी फ्रीक्वेंसी से आया था, ये सारी चीजों का अर्थ को मेजरमेंट करने का जो है हम लोग इससे सिस्मोग्राफी से करते हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थ की, मैग्नीट्यूड जो मेजर की जाती है रिक्टर स्केल पे मेजर की जाती है, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी चीज का आप आंसर निकालते हो, लेकिन आंसर, जैसे एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, एग्जांपल में आप वेट निकालते हो और दूसरे जगह आप क्या करते हो, मास निकालते हो। साइंस के वर्ड है, ठीक है, मास और वेट दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मास में आपकी ग्रेविटेशन जो है वो एक्सक्लूडेड होती है, और जबकि वेट में आपकी जो ग्रेविटेशन है वो इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो
वही अगर हम बात करें मास की, तो मास जो है एक तरह का मैग्नीट्यूड जो है वो बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने जो एक्सटर्नल चीजें थी उनको हटा के जो हमारी एक्चुअल रिजल्ट आई वो हमारी मास होगी। लेकिन इसमें क्या है, हमने एक्स्ट्रा अलग अलग चीजों को जो है जोड़ दिया। तो यहाँ पे इसको आंसर के रूप में कह सकते हैं और इसको मैग्नीट्यूड के रूप में जो है हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि सारी प्रक्रिया होने के बाद उन सब चीजों को इंक्लूड करके या फिर एक्सक्लूड करके जो हम एक आंसर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड वगैरह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या कहा जाता है, एक अर्थक्वेक जो है वो 2.0 या उससे कम आती है तो वो फील इतना नहीं होती, लेकिन जो अर्थक्वेक 5 पॉइंट से आती है तो वो कहीं ना कहीं एक डैमेज का काम करती है। और जब 6 या उससे ज्यादा की मैग्नीट्यूड हो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। और 7 पॉइंट जो है वो क्लासिफाइड की जाती है, आपके मेजर अर्थक्वेक में जो है क्लासिफाइड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अर्थक्वेक के लिए कुछ प्रिपेयर्डनेस बताया गया, जैसे कि सेफ स्पॉट। सेफ स्पॉट में कौन सा हो सकता है, किचन के काउंटर हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये किचन है, किचन की जो स्लैब है उसके नीचे आप छुप सकते हो। ठीक है, टेबल हो गया, डेस्क हो गया, या फिर कोई कॉर्नर, वॉल के कॉर्नर जो है वो हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि किन चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे फायर प्लेसेस वगैरह हो गया, या चिमनीज वगैरह हो गया, विंडोज वगैरह हो गया, सेटर जहां पे मिरर वगैरह या पिक्चर फ्रेम लगा हुआ है उन चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ अवेयरनेस को जो है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, या कोई भी डिजास्टर चीजों के लिए अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इसको स्प्रेड कर सकते हो अवेयरनेस को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म की अगर मैं बात करूं, एक कॉन्टिन्यूसली वर्न अवे है बाय टू प्रोसेस, यानी कि ये दो प्रोसेस से मिलकर बनी। एक है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। वेदरिंग क्या होता है इसको समझते हैं। वेदरिंग का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि मान लीजिए ये एक रॉक सरफेस है और ये वेदरिंग के कारण से, वेदरिंग का मतलब क्या है, इस पे आपका रेन भी पड़ रहा है। ठीक है, रेन भी पड़ रहा है और इसके साथ साथ आपका सनलाइट भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सूरज की किरणें भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इन सब के कारण से ये जो है वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो इनमें क्या होती है, क्रैक आने लगती है और क्रैक के साथ साथ इनमें जो पानी है वो कहीं ना कहीं भरना स्टार्ट हो जाता है। जब ये भर जाता है तो ऑब्वियसली बात है इनकी क्रैक को क्या कर देगा, और ज्यादा चौड़ा करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही चौड़ा करना स्टार्ट कर देगा ये क्या होगा, दो भागों में टूट जाएगा। इस तरीके से ये दो भागों में क्या हो गया, टूट गया। टूटने के बाद फिर दोबारा क्या होगा, ये और ज्यादा टुकड़ों टुकड़ों में टूटना स्टार्ट होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। और ये एक एक लेयर जो है वो बन जाएगी, जहां पे इनके टुकड़े जो है इस तरीके से पड़े हुए होंगे। इस तरीके से एक लेयर बन जाएगी। उसके बाद अगर एरोजन की बात करें, एरोजन का मतलब क्या है, वेयरिंग अवे, यानी कि ये जो पड़े हुए हैं इनको उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। जैसे कि अलग अलग एजेंट होते हैं जो इनको लेके जाते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। वाटर में यहाँ पे अगर आपने पानी मार दिया, ठीक है, पानी एक तरह से बाढ़ टाइप का आ गया, तो ये जो ऊपर की मिट्टी है या ऊपर के जो कण है उसको क्या होगा, उठा के यहाँ पे आपके लेके आ जाएगा। तो ये होता है एक इरोजनल का प्रोसेस। दूसरा है विंड, यानी कि हवा अगर इस पे लगेगी तो हवा क्या करेगी, धूल कणों को अपने साथ उड़ा के जो है लेके दूर चली जाएगी। तो ये आपके विंड से होता है। आइस, एकदम से ग्लेशियर से, मान लीजिए सपोज कीजिए ग्लेशियर से जो है बर्फ का टुकड़ा है, फिसल गया और फिसल गया, तो ये बर्फ के टुकड़ों के साथ मिलके क्या होगा, दूर तक जो है पहुंच जाएगी। ये भी प्रोसेस आपका इरोजनल में आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो एरोडेड मटेरियल होता है वो कैरिड किया जाता है किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, यानी कि पानी के द्वारा, विंड के द्वारा, आइस के द्वारा। ठीक है, इन सब चीजों के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद उसको अलग जगह पे डिपॉजिट भी किया जाता है, मतलब यहां से उठाया और यहाँ पे डिपॉजिट किया। ठीक है, यहां से डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों ही कहीं ना कहीं क्रिएट होते हैं, इसी के वजह से हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो कहीं ना कहीं क्रिएट भी होती है, यानी कि लैंड फॉर्म जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं, जैसे रिवर के वर्क क्या है और बाकी चीजों के वर्क क्या है, इनको पढ़ते हैं। देखिए, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। अगर सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो कौन सा है, एंजल फॉल, जो कि वेनेजुला में है, कहाँ पे, आपके साउथ अमेरिका में। ये जो दूसरे जो वाटरफॉल है जैसे नाइग्रा फॉल्स है, वो कहाँ पे, आपके कनाडा और यूएसए के बीच में है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नॉर्थ अमेरिका, यूएसए जो कि नॉर्थ अमेरिका में, एंड विक्टोरिया फॉल जो कि कहाँ पे, आपके बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
वर्क ऑफ ए रिवर। देखिए, बात करें जो रनिंग वाटर है रिवर की, वो कहीं ना कहीं लैंडस्केप को इरोड करती है। जैसे किस तरीके से, ये आपका पानी है, ठीक है, ये पानी है, और ये जो है आपका सरफेस है, ठीक है। तो ये पानी क्या करेगी, इन सरफेस को क्या करेगी, इरोड करना स्टार्ट करेगी। इस तरीके से इरोड करना जो है स्टार्ट करेगी, ठीक है, हटाना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे एक वैक्यूम सा बन जाएगा, यानी कि एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा, यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा, और इनकी जो मटेरियल होगी, ये मटेरियल को क्या करेगी, बहा के इधर ले जाएगी, ठीक है। तो इरोड करना स्टार्ट कर देगी, इसी को हम लोग कहते हैं इरोड करना स्टार्ट कर देना। जब ये रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, तो वेरी हार्ड रॉक्स एंड डाउन स्टीप वैली साइड फॉर्म वाटरफॉल। तो इसके बाद क्या करती है ये, जैसी यहाँ तो ये जो रनिंग वाटर बात की जा रही है, ये इरोड करती है लैंडस्केप, ठीक है। ये मान लीजिए कोई लैंडस्केप चल रही है, लेकिन एकदम से क्या हो गया कि भाई कोई धीरे धीरे चल रहा है, अब यहाँ पे कोई एक ढलान टाइप का आ गया, तो ढलान टाइप का आ गया तो ये पानी क्या होगी, ढलान से नीचे गिरेगी, और ये क्या करेगी, ये जो वाटर है वो कहीं ना कहीं इन पत्थरों को भी काटना स्टार्ट करेगी। ये जो एक्स्ट्रा पत्थर निकले हुए हैं इनको भी काटना स्टार्ट करेगी, और कुछ दिनों के बाद ये क्या हो जाएगा, कुछ दिनों, कुछ सालों, कुछ सालों के बाद ये कुछ इस तरीके के स्ट्रिप जो है देखने को मिलेगा। पहले जो वाटरफॉल इस तरीके से हो रहा था, इस तरह से बह रहा था, ठीक है, और ऐसे निकल रहा था, अब क्या होगा, वो बिल्कुल सीधे जो है वाटरफॉल होगी, और इसी चीज के कारण से जो बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह है वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, बहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटरफॉल के जो है जानते हैं। जहां पे स्टीव वैली से, यानी कि ये एक वैली बना हुआ है, वैली से, स्टीव वैली से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पत्थरें जो हैं सरक रही है, और वहां पे एक वैक्यूम टाइप का, यानी कि खाली टाइप का बन गया, और वहां पे जो अब जो रनिंग वाटर है वो एकदम से नीचे की तरफ, वैली की तरफ जो है वो गिर रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटरफॉल जो है कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या बताया जाता है, ये देख सकते हैं आप वाटरफॉल में, ठीक है, कि ये हार्ड रॉक है, और हार्ड रॉक में जैसे वाटर आ रहा है तो एकदम से ये क्या होगा, जमीन पे गिर रही है, तो इसको हम लोग वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। एज द रिवर एंटर द प्लेन, अब रिवर, ये तो वाटरफॉल हो गया, अब वाटरफॉल से ये मान लीजिए सरफेस है, ये वाटरफॉल हो गया, और वाटरफॉल से अब क्या हो गया, सरफेस पे आ गया, इस तरीके से सरफेस पे आएगा, ठीक है भाई। तो सरफेस पे आने पे क्या होगा, तो प्लेन इज ट्वाइस्ड एंड टर्न फ्रॉम मेंडरिंग। अब यहाँ पे मेंडरिंग करना स्टार्ट करेगा। मेंडरिंग कैसे कैसे कहते हैं भाई, इस तरीके के जो है अपना रास्ता जो है बनाना स्टार्ट करेगा, इसको मेंडरिंग कहते हैं, यानी कि सांप की तरह क्या होना, रेंगना। तो यहाँ पे टर्निंग फॉर्म्स करेगा, ट्विस्ट करना स्टार्ट करेगा और टर्निंग फॉर्म करना स्टार्ट करेगा इसी चीज को, और यहाँ से वाटर क्या होगा, अपना धीरे धीरे जो है वो रास्ता जो है बनाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेंडरिंग, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंडरिंग कहेंगे। और ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, इरोजन करता जाएगा। इरोजनल किसका, या इसका भी, जैसे ये मेंडरिंग का मान लीजिए, ये मेंडरिंग हो रहा है, ठीक है, ये वाटर है, इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, और ये जो है आपके सरफेस है, ये वाले जो है आपके सरफेस है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली इरोजिंग कैसे होगा, अगर मान लीजिए वाटर जो है इस चीज को क्या करेगा, तोड़ना स्टार्ट करेगा, तो इसका एरिया क्या होगा, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, अब पहले पानी इधर जा रहा था, अब पानी क्या होगा, इस डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट करेगा। पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो इस डायरेक्शन में जो है अपना कोर्स जो है चेंज करेगा। तो अब जो है यहाँ पे जो जमीन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खा गया, ठीक है, यहाँ से पूरी तरीके से जमीन खा गया। तो अब इसका नया रास्ता का क्या बना, ये वाला बना। पहले वो इस रास्ते पे जा रहा था, अब जो है नया रास्ता ये बना, तो यानी कि इरोजनल होना स्टार्ट हुआ, यानी कि धीरे धीरे वो इरोजनल किया। अब ये इरोजनल लेके डिपोजिशनल कहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, कि भाई यहाँ पे डिपोजिशनल कहाँ पे करेगा, तो भाई ये वाला जो है रास्ता बन रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, पानी जो होगा वो थोड़ा सा अब इस तरफ मूव करेगा, यहाँ से ये इरोजनल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन डिपोजिशन कहाँ करेगा, डिपोजिशनल भैया इन एरिया में, ये देखिए इन एरिया में जो है, अब ये एरिया जो है डिपोजिशनल हो जाएगा, ये एरिया डिपोजिशनल हो जाएगी, और ये एरिया जो है अब नई रिवर कोर्स जो है वो बन गई, इस तरीके से रिवर जो है फ्लो करेगी। यानी कि पहले
इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस तरह से हमेशा क्या होता है यहाँ पे, ये ऐसे इस तरीके से अपनी कोर्स वगैरह जो है वो चेंज करें। तो पहले जो इस तरीके से आ रहे थे वो अब इस तरीके से जो है ना आके अब आपका क्या आ गया, ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे चले, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमेशा क्या करते हैं, अपने कोर्स को जो है चेंज करने का काम जो है करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक तरफ तो डिपोजिशनल होता है, एक तरफ जो है हमें कहीं ना कहीं इरोजनल देखने को मिलता है, ठीक है। और इन्हीं के वजह से जब ये डिपोजिशनल वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ये डिपोजिशनल किया और डिपोजिशनल करने के बाद द एंड ऑफ द मेंटेन लूप क्लोज एंड क्लोज, और ये क्लोज होते होते जो है चले जाते हैं। पहले ये इतना था, तो ये पूरा क्लोज होते 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 ये क्या हो गया, अब यहाँ से कोर्स जो हो गया, पहले रिवर यहाँ पे जा रहा था, ठीक है, पहले रिवर क्या हो रहा था, इस एरिया में बह रहा था, लेकिन जैसे डिपोजिशनल हुआ तो अभी ये रिवर इधर से बहने लग गया और ये लो भैया क्लोज हो गया, ठीक है, ये पूरी तरीके से क्लोज हो गया। लेकिन कुछ पानी का हिस्सा तो यहाँ रह जाएगा, तो ये वाला हिस्सा जो है अलग हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से हिस्से जो है अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये पानी जो है इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये जो हिस्सा हुआ है, ये जो अलग हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक जो है वो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पानी मूव कर रहा है और ये ऑक्सबो लेक जो है वो अलग हो गया, इसको हम क्या नाम देंगे, ऑक्सबो लेक, ठीक है। यानी कि ऑक्स की जो बो होती है ना, इस तरह की ऊपर उठा हुआ है, तो उसी की तरह एक लेक जो है बन गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मियंडरिंग कहेंगे, ठीक है। और जो इसके साइड में जो ढलान टाइप का होता है, पहाड़ टाइप का, ठीक है, थोड़ी सी जमीन टाइप का, उसको हम लोग लेवीज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस कोर्स के टाइम पे जो मेंटेन लूप है वो कहीं की कट ऑफ हो जाता है रिवर से, और रिवर से कट ऑफ होके एक ले बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक जो है कहते हैं। उस टाइम में जो रिवर ओवरफ्लो होती है अपने बैंक से, अगर मान लीजिए कभी ओवरफ्लो होती है, यानी कि रिवर की जो कोर्स है वो कुछ ऐसे है, ये रिवर की फ्लो है, ठीक है। लेकिन जब एक्स्ट्रा पानी आ जाता है तो रिवर क्या होता है, ओवरफ्लो होने लगता है और अपने एरिया को क्या कर देता है, इतने एरिया तक बढ़ा देता है, ठीक है। ये कभी कभी होता है, नॉर्मली टाइम पे नहीं होता है, नॉर्मली टाइम पे अपने कोर्स पे जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि एट अ टाइम रिवर ओवरफ्लो इज बैंक, द लीड फ्लडिंग जो है वो कहीं ना कहीं पड़ोसी एरिया में जो है फ्लडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो फ्लड होता है ये कहीं ना कहीं डिपोजिट का काम करती है, यानी कि यहाँ पे जो है रेत वगैरह जो है वो डिपोजिट करने का काम भी करेगा, यानी कि जो फाइन सॉइल्स वगैरह होती है या जो दूसरे मटेरियल होती है, सेडिमेंट होती है, उनको कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, डिपोजिट करना स्टार्ट करेगा। और इसी को कहते हैं हम लोग फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। तो इन इन एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टाइल्स फर्टाइल फ्लड प्लेन जो है, इन्हीं एरिया को कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे डिपॉजिट होते जाएगा, कभी कभी ये क्या होता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे थोड़े से ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लेविस जो है वो भी कहते हैं, ठीक है, लेविस जो है कहते हैं। ये जो रिवर है कहीं ना कहीं अप्रोच करती है, कहाँ तक पहुंचती है, आपके सी तक पहुंचती है, और जब तक सी तक पहुंचती है इनकी जो स्पीड होती है, जो वाटर फ्लो की, वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो रिवर है वो कहीं ना कहीं आगे जाके ब्रेक हो जाती है अलग अलग स्ट्रीम्स में, जैसे ये रिवर फ्लो हो के मेंट्री बना के स्लो हो के आई, ठीक है, ठीक है। अब ये इतना स्लो हो गई कि यहाँ पे अब ये क्या करती है, डिपोजिशनल करती है, और डिपोजिशनल करने के साथ साथ ये क्या करती है, अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरीके के जो डायग्राम है वो फॉर्मेट करना स्टार्ट करती है। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, आपके डेल्टास कहते हैं, जिसमें वाटर फ्लो हो रही है, ठीक है, और जो आपके डिपोजिशनल है वो कहीं ना कहीं इनके बीच बीच में इकट्ठे हो जाएंगे, ये डिपोजिशनल हो जाता है।
यहाँ पे रेत वगैरह आके जो है बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, और इन्हीं को ये हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी आपकी नदियां निकल गई साइड साइड से, बड़ी नदी से, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटीज कहते हैं। और ये जो मिट्टी जम गई, इन्हीं पूरे को एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, आपके डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटीज बन जाता है और रिवर बिकम स्लो, और बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने साथ बहुत ज्यादा लोड लेके आता है, और वो लोड इकट्ठा होकर डेल्टास का फॉर्मेशन करते हैं। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटीज जो है वो अपनी माउथ पे जो है फॉर्म होती है, और कलेक्शन कर लेती है सेडिमेंट का, जिसके कारण से माउथ पे क्या बन जाता है, डेल्टाज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके गंगा रिवर हो गया, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा बहुत बड़ी डेल्टा है, ठीक है ना। बात करते हैं वर्क ऑफ दी सी वेव्स। सी वेव्स किस तरह से काम करती है, यहाँ पे भी क्या होता है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, किसका, सी वेव्स का। ठीक है, क्योंकि सी वेव्स क्या होती है, एकदम से राइज करती है, जैसे आप देखोगे समुद्र के, तो इस तरीके से जो है राइज करती है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कीजिए कोई पहाड़ आ गया, इस तरीके के जो है पहाड़ टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का पहाड़ टाइप का बना हुआ है, तो ये सी वेव्स क्या करेगी, हमेशा क्या करेगी, इनको मूव करेगी इस तरफ। ठीक है, और इनके साथ टकराएगी, और टकराने के साथ साथ इनमें क्या होता है, जैसे जैसे टकराएगी तो इनके लैंड फॉर्म्स को क्या करती रहेगी, इरोजनल करती रहेगी, और साथ ही जो अंदर लेके डिपोजिट भी करती रहेगी। तो ये सी वेव्स है वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक करते रहेंगे इन रॉक्स पे। ठीक है, ये रॉक्स का टुकड़ा है, रॉक्स पे, और इनके अंदर क्या करेगी, क्रैक्स डेवलप करेगी। ये जो क्रैक्स वगैरह बनेगी ना, वो इन्हीं की वजह से बनेगी, और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे ये क्रैक्स जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से तोड़ दिया, अब यहाँ से तोड़ दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बन जाए। ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाए। ठीक है, और ये जैसे टकराई और यहाँ पे क्या हो गया, बड़े बड़े छेद हो गए। ठीक है, अब तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, सी केव्स वगैरह कहते हैं। ये जो पानी जैसे टकराया, तो इसके कारण से जो है अंदर तक गुफा बन गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सी केव कहेंगे। क्या कहेंगे, सी केव्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सी कैप्स वगैरह जो है बन जाते हैं इन कैविटी में। ये कैविटी क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, बड़ा होते 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 और बड़ा होने लगता है, और यहाँ कैप्स जो हो जाते हैं वो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और यहाँ तक कि वही पूरे जो समंदर है, समंदर क्या करती है, इन कैप्स को तोड़ के भैया पानी जो है इस तरफ आना जो है स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसमें बड़ा सा जो है आप देख सकते हैं जो है पूरा आर पार कर दिया। ठीक है, आर पार हो जाता है। ठीक है, और इसके कारण से यहाँ पे क्या बन जाता है, सी आर्चेस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो इरोजनल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, कहाँ पे, ऊपर की तरफ, और केवल वॉल जो है वो कहीं ना कहीं बच जाता है। ये ऊपर की तरफ भी अब धीरे 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 क्या होगा, ये मान लीजिए बड़ा सा पत्थर है, ये बीच में तो गड्ढा कर दिया, बीच में तो इतना बड़ा, इसको ठीक से बना दो, देखिए इस तरीके से बड़ा था, तो यहाँ से क्या हो गया, एक आर्च जो है बन गया। ठीक है, और यहाँ से समंदर का पानी जो है धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, समंदर का पानी जो है स्टार्ट हुआ आना, ये बहुत बड़ा समंदर था। ठीक है, इनके बीच में अब ये क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से जो है क्रैक करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे क्रैक करेगा तो यहाँ से सारी चीजें क्या हो जाएगी, वो हट जाएगी, और सारी चीजें हटने के बाद ये सिर्फ इतना बड़ा जो है अब बच जाएगा, क्योंकि इन सब चीजों को क्या हो गया, अब समंदर ने अपने साथ मिला लिया। ठीक है, अब ये धीरे 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 क्या होगा, ये और छोटा होता जाएगा, और छोटे होते होते कुछ इस तरीके से स्टैक टाइप का बन जाएगा, यानी कि पूरा हट जाएगा, और भाई ये पूरा इस तरीके से हट जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक खंबा टाइप का जो है बच जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह एक खंबा टाइप का जो है बच जाएगा, और इसी खंबे को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं, यानी कि एक बड़े पत्थर से एक छोटे में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये जो वॉल फीचर्स होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक्स होते हैं। ये जो स्टीप रॉक की कॉस्ट होती है, कहीं ना कहीं राइज होती है, वर्टिकली है वो ऊपर तक बढ़ जाती है, और जिसके कारण से सी वाटर जो है यहाँ पे क्या बनाती है, सी क्लिप्स वगैरह जो है बनाती है। ठीक है, सी क्लिप्स के बारे में आगे बात करेंगे, यानी कि यही जो आप ये देख रहे हो, इसके अंदर में क्या कर देते हैं, छोटे छोटे से बहुत बड़े बड़े जो है गड्ढा करना स्टार्ट कर देते हैं, जो ऊपर तक बढ़ते बढ़ते, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सी क्लिप्स कहते हैं। ये जो सी वेव्स होती है वो डिपॉजिट करती है सेडिमेंट को, कहाँ पे लेके, अब दूसरी जगह, मान लीजिए यहाँ पे कहीं बीच है, तो यहाँ पे ये बीच पे जो होगा वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बीच पे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे शोर पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर दो।
अब बात करते हैं वर्क ऑफ द आइस की। अब आइस किस तरह से काम करता है? जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर क्या कहते हैं, एक तरह का रिवर ही होते हैं, लेकिन ये फ्रीजिंग फॉर्म में होते हैं, यानी कि रिवर को अगर हम फ्रीज कर दे तो वो ग्लेशियर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि ये पहाड़ वगैरह होते हैं, तो जो बरसात होती है ना, बरसात के कारण से ये यहीं पे ही क्या हो जाते हैं, इनका यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा होते हैं कि ये यहीं पे ही फ्रीज हो जाते हैं और यहाँ पे बर्फ के रूप में जो है इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो आइस क्या करती है, जो ज्यादा इरोडेट करती है, क्या करती है, लैंडस्लाइड को। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये बर्फ जो है वो नीचे की तरफ आएंगे तो अपने साथ ये जो एरिया है ना, जो पहले इतना ये लाल कलर का आपको एरिया दिख रहा था, वो एरिया को अब इरोड कर देंगे। अब ये जो है दूसरा जो आपका ब्लू कलर का एरिया बन गया, वो आपका पहाड़ का साइज जो है वो हो जाएगा। और इसके कारण से बुलडोजिंग करेंगे आपके सॉइल्स को, और यहाँ स्टोन्स को क्या करेंगे, आपके जो रॉक वगैरह हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह होंगे, उनको क्या करेंगे, नीचे की तरफ लाके इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ग्लेशियर कैव आउट डीप होलो, इनमें क्या हो जाता है, बड़े बड़े होलोस टाइप के बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके बता, ये हो गया आपके, और इनमें क्या हो गया, बड़े बड़े होलोस वगैरह इस तरह से बन जाएंगे। यहाँ से भैया पहाड़ में से निकाल लिया, ठीक है, पहाड़ में से जो बर्फ है वो कहीं ना कहीं निकाल निकाल के यहाँ पे सारे इकट्ठे कर दिए, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, होलोज जो है बन जाएंगे, और इन होलोज में क्या होंगे, जैसे जैसे पानी आएगा तो ये एक लेक का जो है फॉर्मेशन कर देंगे, ये लेक का जो है फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। इनके नाम सब हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे, क्रेटर वगैरह जो भी है वो सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइस मेल्ट होता है और ये पानी से क्या हो जाता है, भर जाता है, जिसके वजह से ये हमें सुंदर लेक की तरह जो है माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं। ये जो मटेरियल है वो कहाँ से लिया जाता है, ग्लेशियर से। इसमें बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, छोटे रॉक्स होते हैं, या सैंड होते हैं, या सिल्ट वगैरह होते हैं, जो कि इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। और इसमें ये डिपॉजिट क्या होते हैं, नीचे आके जो है इकट्ठा होना है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरेन जो है कहते हैं। ये जैसे देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का यहाँ पे जो भी इकट्ठे हुए होंगे, इसको हम लोग ग्लेशियर मोरेन वगैरह वो कहें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, वर्क ऑफ विंड। विंड का काम हम यहाँ देखते हैं। आपने डेजर्ट देखे होंगे, तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारे सैंड ड्यून्स देखे होंगे। देखिए जो सैंड ड्यून्स वगैरह बने हुए ना, ये सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है? तो ये एक एक्टिव एजेंट होती है इरोजन की और डिपोजिशन की, ठीक है। कौन? आपके विंड। विंड जो होती है वो आपके एक्टिव एजेंट होती है, जो इरोजन भी करता है और डिपॉजिट भी करता है। और हमें यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स दिखते हैं मशरूम शेप के, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे क्या हो गया, रॉक हो गया। रॉक क्या होंगे, इस तरह की मशरूम शेप के रॉक जो है वो बनना स्टार्ट होगा। अब मशरूम शेप का रॉक कैसे बनता है, अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक रॉक है इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके का एक रॉक है, और यहाँ पे जो है आपके रेत है, ठीक है। अब यहाँ से विंड क्या होगा, विंड चलेगी, ठीक है, विंड चलेगी, और विंड क्या करेगी, इस पत्थर को मारेगी, ठीक है। और मारेगी कैसे, रोटेशन के फॉर्म में, रोटेशन के फॉर्म में मारेगी, और इसको डायरेक्टली हिट करेगी, इन पार्ट को डायरेक्टली हिट करेगी। इस वाले पार्ट को क्या करेगी, यहाँ डायरेक्टली हिट करेगी, डायरेक्टली हिट करेगी, तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से टूटेगा, और ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से टूटेगा, और ये आपका मशरूम शेप का जो है बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है मशरूम शेप की जो है रॉक्स देखने को मिलती है, ठीक है। विंड जो है वो इरोडेट करती है लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक को ज्यादातर, यानी कि नीचे वाले सेक्शन को, ऊपर वाले इतने नहीं करेगी, क्योंकि विंड तो है उसकी इतने ही ऊंचे तक, ज्यादा ऊंचे तक तो बहेगी नहीं, तो वो नीचे तक ज्यादा बहेगी। तो इसके वजह से जो नीचे वाला पार्ट है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा इरोडेट करेगी। ये जो रॉक्स है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ से, यानी कि बेस की तरफ से क्या होते जाएंगे, नैरो होते जाएंगे, और ऊपर की तरफ से और ज्यादा वाइड होते जाएंगे, यानी कि फैलते जाएंगे। जब विंड ब्लो करेगी और ये लिफ्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी सैंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है, इस तरह से भी करती है। और जब ये स्टॉप करेगी तो कहीं ना कहीं सैंड फॉल्स हमें देखने को मिलेगा, और डिपॉजिट होते हुए नजर आएगा छोटे छोटे पहाड़ के रूप में, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। जब ये ग्रेन्स ऑफ सैंड जो है बहुत
फाइन हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है, तो विंड क्या करती है अपने ऊपर जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक इनको ट्रैवल करती है और इसी डिस्टेंस को जब ये सैंड डिपॉजिट होते हैं बड़े-बड़े एरियाज में तो ये लॉयस का काम करते हैं। लॉयस क्या होता है? बहुत हल्की-हल्की मिट्टी के रूप में, जैसे ये पहाड़ है तो आप देखते हैं कभी-कभी मिट्टी के रूप में ये पहाड़ जो है जमी रहती है। ठीक है? तो इन्हीं पहाड़ों को जो बिल्कुल हल्की वाली होती है, जिसको एक तो होती है मिट्टी जो सख्त होती है खोदने में, एक दूसरी मिट्टी होती है जो कि बिल्कुल हल्की होती है, खोद दो तो निकल के आ जाती है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? लॉयस कहते हैं। और यहाँ पे जो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयस होती है वो कहाँ पाया जाता है? आपके चाइना में जो है वो पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है? इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।